हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बनेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर के बारे में क्या है, क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था एक टॉपिक। पूरे चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ना था। तो वो जो 5 किंगडम थे वो दिए थे विट्टेकर ने, R.H. विट्टेकर ने। और जिसमें फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, दूसरा आया प्रोटिस्टा, थर्ड फंगस या फंगाई भी कह सकते हैं, और उसके बाद में आया प्लांट किंगडम, फिर आया एनिमल किंगडम। तो जो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस थे, वो 3 जो किंगडम थे वो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़े हुए थे। लेकिन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो उनके लिए अलग से चैप्टर बना दिए गए हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर था वो था प्लांट किंगडम। उसमें हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था ब्रीफ में, डिटेल में। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया। सीधा पढ़ाना चालू करने से आपको समझ नहीं आता कि चैप्टर आया वहाँ से। थोड़ा सा बायोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक स्टोरी की तरह है, आपको सब कुछ रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर को। तो एनिमल किंगडम, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ इस चैप्टर में हम एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं। एनिमल में सिर्फ डॉग, कैट, लायन नहीं आते, ह्यूमंस भी आते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने हैं। फाइलम अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें एक हायरार्की थी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो तब हमारी एक हायरार्की होती थी। उसमें सबसे पहले आता है हमारा, मैंने उसको याद करने के लिए निमोनिक दिया था, किंग पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर उसके बाद में फाइलम्स आते हैं। तो इस चैप्टर में भी फाइलम पढ़ने हैं। मतलब किंगडम तो हमें पता है, एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम्स हैं वो सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अभी जैसे कि हम अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारे वो लेके चलने पड़ेंगे कैरेक्टर्स की इस फाइलम में ये कैसे होता है या नहीं होता। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में भी इसी पैटर्न में दिया हुआ है। सबसे पहले बेसिक के बारे में दिया हुआ है थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बेसिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से फाइलम में टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यहाँ से याद करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर जब हम डिटेल में एक एक करके फाइलम्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें बस टिपिकल कैरेक्टर्स को याद करना पड़ेगा। उनके जो टिपिकल कैरेक्टर जो उन्हीं में ही प्रेजेंट हैं, एक यूनिक फीचर्स जैसे हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं कि सेलुलर लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉरीफेरा में होता है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है। देखिए ऐसे होता है, सबसे पहले होते हैं सेल्स से मिलकर बना होता है टिश्यू से मिलकर बना होता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे कि हम ले लें, हमारे बहुत सारे सेल्स मिले, उन्होंने टिश्यू बना लिए। टिश्यू वाला चैप्टर भी डिटेल में है। मान लो कि एपिथेलियल टिश्यू बना लिया। एपिथेलियल टिश्यू डरने की बात नहीं है, आगे पढ़ाऊँगी उसको भी, आने वाले अगले चैप्टर में ही, आने वाले कुछ चैप्टर्स में हैं। तो उसमें हमें बस टिश्यू के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो अभी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं, सेल से मिलकर बना है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है फिर एक ऑर्गन में हम ले लें, हमारा स्टमक बन गया, और ऑर्गन और स्टमक हो गया, और लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब इन सब ऑर्गन से मिलकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब
ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं से ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट में, वहाँ पे डिटेल में बताऊँगी। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी समझाने के लिए सिर्फ। तो देखते हैं, तो जो सेलुलर लेवल है, यानी कि जिसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, सेल से ऊपर कुछ नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये होता है पोरीफेरा में प्रेजेंट। पोरीफेरा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी तो आपको पता लगेगा कुछ नहीं है। पोरीफेरा एक छोटा सा ऐसे एक ऑर्गन है, मतलब एक ऑर्गेनिज़म है जिसके अंदर बस सेल्स ही सेल्स भरे हुए हैं और कुछ नहीं। ना तो उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है। जब ऑर्गन ही नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा? तो यहाँ पे अभी याद रखने की बात यह है कि पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बहुत ईजीली याद हो जाएगा। फिर आता है टिश्यू लेवल कि मतलब अब सेल्स जुड़ के एक सेल्स ने ग्रुप बना लिए जिसको हम टिश्यू कहते हैं। वो किसमें है? वो आता है सीलन, ट्रेटा और टिनोफोरा में। तो ये इसी ट्रेंड में है। सबसे पहले पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे, सबसे पहले पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे, उसके बाद में सीलन, ट्रेटा होता है, फिर टिनोफोरा। तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है सीलन, ट्रेटा और टिनोफोरा में। उसके बाद में आ जाती है हमारी ऑर्गन्स किस में प्रेजेंट है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गन आने चालू हो गए हैं। ये बात याद रखिए, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम आता है वहाँ तक आके वो बहुत ही एडवांस फाइलम हो जाता है बाकी सबसे, मतलब टिनोफोरा और सीलन, ट्रेटा अपने से पहले वालों से बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। उसके अंदर बहुत सी यूनिक और नई चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले याद में साथ में ही कराती हूँ क्लास में। तो सबसे पहले आया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो था पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल आया सीलन, ट्रेटा और टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल आया एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा में, मतलब एस्केहेल्मिन्थेस से चालू हुआ और फिर बीच में जितने भी फाइलम्स आए उन सब में, और कॉर्डेटा लास्ट फाइलम होता है। कॉर्डेटा में ह्यूमंस भी आते हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेलुलर लेवल आया पोरीफेरा में, फिर टिश्यू लेवल आया सीलन, ट्रेटा और टिनोफोरा में। ऑर्गन आए प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल आया एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा। तो यानी कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया। अगला बेस पढ़ते हैं। अगला बेस होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मतलब जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, इजेशन कह लो आप। इजेशन मतलब आपने इजेशन का अगर डेफिनेशन नहीं पता, 10th में थी पर कोई बात नहीं, बता देती हूँ। नहीं पता होता, कुछ चीज़ें होती है जो नहीं पता होती तो दोबारा पढ़ने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सभी टीचर्स ये काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो मतलब एक अच्छा बच्चा है उसी पढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो आप सुनिए, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। मैंने सिंपल डेफिनेशन बताई है। एक्सक्रीशन के लिए भी एक आगे ह्यूमन फिजियो में डिटेल में चैप्टर है, बाकी वहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन के बारे में समझ आ गया। एक्सक्रीशन कुछ नहीं होता, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है उसका रिमूवल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। जो ह्यूमंस हैं उनमें ट्यूब विद इन ट्यूब ही प्रेजेंट होता है। लाइक ब्लाइंड सैक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में ऐसा होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिज़म है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि ऑर्गेनिज़म है, दिख रहा है इधर आपको? नहीं बता दो, ये ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ही ओपनिंग होगी। मान लीजिए ये ओपनिंग है, यहीं से ये ही माउथ होगा और ये ही उनके लिए एनस होगा। मतलब यहाँ से ही मतलब वो फूड मतलब इंजेक्शन करेंगे और यहीं से ही इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन होता है फूड को माउथ में लेना, या फूड को मतलब एक तरह से सिंपल बोलूँ तो खाना खाना, यहीं से वो खाना खाएंगे और यहीं से इंजेक्शन होगा। तो ये जो होता है इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है, ऐसे
यहाँ माउथ है, अगर ये माउथ है तो एनस यहाँ पे होगा, मतलब एनस और माउथ की जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह होती है। और तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल से, आप देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनता है और एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जितनी बार हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं उतनी बार याद होते हैं। तो सबसे पहले ब्लाइंड सैक देख लेते हैं किस किस में प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है नाइटेरिया में। नाइटेरिया सीलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यानी कि पोरीफेरा में तो कुछ नहीं है, पोरीफेरा में तो है ही सेल्स, तो उसका तो कुछ नहीं है। तो अब ब्लाइंड सैक आ जाएगा नाइटेरिया में, टीनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब एसके हेलमिन्थीस से लेके कोडेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अगला बेस पढ़ते हैं। अगला बेस है टाइप्स ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री 10th क्लास में हमारा एक चैप्टर था मैथ्स सिमिट्री वाला। सिमिट्री जैसे कि आप मान लीजिए अब हमारे दोनों हैंड्स हैं, सिमिट्रिकल ही हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ बड़ा है एक छोटा है या कुछ भी। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए जैसे विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ जो घर में लगाते हैं, आजकल तो कम लगाते हैं, तो उसके जो दोनों डोर्स होते हैं विंडो के, वो ऐसा तो नहीं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो सिमेट्रिकल चीज़ मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे बायोलॉजी में अगर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊँ सिमेट्रिकल, मान लीजिए कि एक इरेगुलर शेप कुछ है, ठीक है। अब आप इसको बीच में से काटेंगे तो क्या ये दो हमें इक्वल हाफ्स में मिलेगी? दोनों ये सेम शेप के मिलेंगे या सेम साइज़ के? नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया एसिमेट्रिकल, मतलब ये हमें इक्वल नहीं मिल रही, सेम थिंग नहीं मिल रही है। फिर आ जाते हैं रेडियल। रेडियल मतलब कि कोई चीज़ है, जैसे कि आप ले लो फुटबॉल ले लो, जैसे कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये हो गई हमारी बॉल। अब इसको हम कहीं से भी काट दें, चाहे तो हम यहाँ से काटें, मतलब बीच में से यहाँ से काटें तो भी हमें दो इक्वल प्लेन्स में मिलेगी, यहाँ से काटें तो भी दो इक्वल हाफ्स में मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब एक हो गया एसिमेट्रिकल, जो कहीं से भी काट लो हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। फिर आता है रेडियल, कहीं से भी काट लो इक्वल हाफ्स भी मिलेंगे। फिर आता है बाईलेटरल। बाईलेटरल मतलब कि एक ही कोई जगह होगी जहाँ से आप काटोगे तो वो चीज़ इक्वल हाफ में मिलेगी। अब जैसे एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन है, आपको पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहते हैं ना, आप मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये ही उसकी एक वीकनेस है, जो हम इसी वीकनेस की वजह से वो टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है, समझ लो आप। तो मतलब ऐसा है कि एक ही कोई चीज़ है जो उसको रोक सकती है या कुछ कर सकती है। तो अब अगर अपने टॉपिक पे आएँ तो बाईलेटरल सिमेट्री हमें मिलती है। अब जैसे कि मैं ह्यूमन तो बना नहीं पाऊँगी, बताया मैंने कि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो ये हमारा पर्सन है, तो अगर हम इसको मान लीजिए ये इसका फेस है, ये ऐसे है, ये इसका फेस है, ये इसका सामने वाला जो एरिया है वो है। अब अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या ऐसा होगा, ये मैंने टेढ़ा इंसान बनाया है, ज़रा विजुलाइज़ करिएगा, मतलब यहाँ से इसका हमें आधा सर दिख रहा है, मतलब आधा पीछे वाला इससे दिख रहा है, आगे वाला। तो अगर हम अब इसे काटेंगे बीच में से तो क्या हमें इक्वल हाफ्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? पीछे आप ले लो, पीछे बैक वाली साइड आ रही है आधी पेट वाली साइड आएगी, इस साइड हमें पेट वाली साइड मिल रही है, इस साइड हमें कमर वाली साइड, तो ये इक्वल थोड़ी ना हो। तो ये होगी कोई एक ही जगह होगी जहाँ से हम कट करेंगे तो हमें सिमेट्रिकल अपनी शेप मिलेगी, अब बॉडी मिलेगी, जो भी है, समझ गए। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा मैंने बताया ना, एक गोल टाइप में, एक सर्कुलर टाइप में, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है ये। तो पॉरीफेरा में एसिमेट्रिकल कोई सिमेट्री ही नहीं है। फिर आ जाती है रेडियल सिमेट्री मिलती है हमें सेसाइल ऑर्गेनिजम्स में। सेसाइल का मतलब होता है जो मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, जो मोटाइल ना हो कि नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब मैंने पहले भी बहुत बार बताया, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट,
MM याद रख सकते हो, मूवमेंट मोटाइल। और सेसाइल होते हैं जो चल नहीं सकते, जो बिल्कुल मतलब अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो इनमें मिलती है रेडियल सिमेट्री। इन्हें कहीं से भी काट लो, ये देंगे इक्वल मास, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया सीरियन ट्रेटा टिनोफोरा। ये दोनों हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं, कहीं भी आप नोटिस करना। फिर आ जाते हैं एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आगे एक फाइलम है, आगे जाके इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो इकाइनोडर्मेटा में भी इस चीज़ को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा यानी कि अब इकाइनोडर्मेटा समझ लो आप कि ह्यूमन्स में ले लो। इकाइनोडर्मेटा एक बेबी है जो अब बड़ा हो चुका है, तो उसमें मिलेगी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बड़ा जो बड़ा हो गया इकाइनोडर्मेटा, उसकी एज हो गई है बड़ी, तो उसमें मिलेगी एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काट लो। अब बाइलेटरल सिमेट्री बाकी सब में मिलती है, जो बाकी सब फाइलम्स बचते हैं, और लार्वा इकाइनोडर्मेटा में। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि कन्फ्यूज़न। एडल्ट में मिलती है रेडियल और बाइलेटरल मिलती है लार्वा इकाइनोडर्मेटा। लार्वा मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अब ह्यूमंस में क्या होता है, सीधा बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे, पार्चुरेशन डिलीवरी को कहते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मदर है वो कुछ एग ले कर रही है या लार्वा एक तरह से आप लिक्विड टाइप का होता है, और उससे फिर ग्रो होके वो चीज़ एम्ब्रियो बनता है, और ऐसे ऐसे फिर ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, ठीक है। तो अब लार्वा इकाइनोडर्मेटा में यानी कि छोटे इकाइनोडर्मेटा में मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है जी। यहाँ तक याद हो गया। अब आगे देखते हैं सिलोम के बारे में। ग्लैब्रेसिया सिलोम। सिलोम में एक होता है, सिलोम होता क्या पहले तो मैं बता देती हूँ। सिलोम कहते हैं कैविटी को, सी से सिलोम, सी से कैविटी याद रख सकते हैं। सिलोम कैविटी मान लो आप, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो सोच लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले लो, ये आपने ले लिया एक बड़ा सा कटोरा, ये एक बहुत बड़ा बाउल ले लिया आपने, ठीक है। एक मिनट, मैं क्लियर विजुअलाइजेशन कराने वाली हूँ। तो ये है एक बड़ा सा बाउल। अब इसके अंदर आपने छोटी सी कटोरी रख दी, ये है हमारा बाउल, इसके अंदर छोटी सी कटोरी रख दी, तो ये जो स्पेस बचा है ये हो गया कैविटी, और इसको कहते हैं हम सिलोम। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी का बताऊँ, ये आप एक तरीके से, एक सेकेंड देखिए, तो अब मैं बता रही हूँ कैसे, मैं आपको सिलोम के बारे में थोड़ा समझाना चाहती हूँ। ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्री कैनाल होती है एक हमारी बॉडी के अंदर। अभी आप इतना समझ लीजिए, हमारी बॉडी के अंदर एक कैनाल होता है, एक पाइप टाइप होता है, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, पिंक कलर वाली, ठीक है, पिंक वाली हमारी ह्यूमन बॉडी है। इसके अंदर ये जो है इंक, ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अब ये हमारी बॉडी खाली हो गई, एलिमेंट्री कैनाल निकल, एलिमेंट्री कैनाल ये रही। आपको थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है बीच में, ये इसमें तो टेढ़ी मेढ़ी सी आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये जो स्पेस बचा है, जब ये बीच में है, तो ये स्पेस बच रहा है पूरे चारों तरफ, मतलब पूरे 360 डिग्री में, तो ये हो गई हमारी कैविटी, सिलोम कहेंगे उसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको विजुअलाइज करवाया है ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। अब आ गए ए सिलोमेट। ए से याद रखना, ए से जहाँ पे भी ए आ जाए आगे यानी कि एब्सेंट। अभी देखा था ए सिमेट्रिकल नहीं है, तो यानी कि सिमेट्री एब्सेंट है। ऐसे ही ए सिलोमेट यानी कि सिलोम एब्सेंट है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस मैंने बताया थोड़ा सा अलग है ये वाला फाइलम, तो इसमें आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में ए सिलोमेट्स हो गए, ये इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद में आ जाते हैं स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ये आपको आगे भी काम आएगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समझ आएगा। केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊँ तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में जी। तो उसमें आपका आएगा एक टॉपिक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो मैं बता रही हूँ कि स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि इनमें सिलोम है नहीं लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा हमें प्रिटेंड करेंगे कि सिलोम है। तो ये ऐसा कुछ होता है इसमें ना, जैसे कि ये कुछ की बॉडी है और ये बाहर का है, तो इसमें सिलोम ऐसे ऐसे, वैसे तो नॉर्मल जेली लाइक सा होता है पर इसमें ना ऐसे पाउचेज में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो इस स्यूडोसिलोमेट मिलते हैं एस के एलिमेंथीज में। उसके बाद में अब ट्रू सिलोम, यानी कि जो सच में सिलोम किस किस में प्रेजेंट होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। एसिलोमेट, प्लेटिहेल्मिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट, एस्के हेल्मिन्थीज, ट्रू सिलोम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, अब अगला बेस देख लेते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के लिए अगर मैं बताऊँ, सेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है पहले तो कि सेगमेंट्स प्रेजेंट है। और अब थोड़ा सा विजुअलाइज करवाती हूँ, जैसे कि आप ये ले लो, ये फिंगर दिख रही है आपको, ये फिंगर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ये भी। तो यानी कि क्या है कि यहाँ पे ये सेगमेंट्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलती है। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा कभी, तो उसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ट्रू सेगमेंटेशन एक, और एक फॉल्स होती है। मतलब ट्रू में क्या होता है कि जैसे कि अगर बाहर से दिख रहा है ना, हमें जैसे आप फिंगर का ले लो, ये फिंगर है, अब इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ से सेगमेंट बनी हुई है, यानी कि ये जो बोन है ये इतनी अंदर से भी ऐसी होगी, जैसे हमें दिख रहा है अंदर से भी ऐसे होगा कि बोन एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी कि 3 हिस्सों में बटी होगी हमारी बोन की। अगर हमें यहाँ पे फिंगर पे 3 हिस्से दिख रहे हैं, ये होगी हमारी ट्रू सेगमेंटेशन। जैसा बाहर है वैसा ही अंदर, यानी कि मतलब रियल बिल्कुल पीपल आप याद रख सकते हो। ट्रू सच्चा कौन होता है, जो रियल होता है। तो रियल सेगमेंटेशन जो मतलब बाहर से भी दिख रही है अंदर से भी वैसी है, तो वो गई हमारी रियल और ट्रू सेगमेंटेशन। ऐसे हमारी दूसरी थी। तो एग्जांपल याद रख लेते हैं सेगमेंटेशन के, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। याद रख सकते हो आग से, हमेशा आग सुना होगा तो जी हटा के सी कर देना, जी सी थोड़ा एक जैसा ही लगता है। तो आग, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। अगला बेस आ जाता है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड वैसे लिखना चाहिए था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये अगर नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड, ट्राइपॉड पे जिसमें दिख रहा है ये लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी तो पेज फुटने का हो जाएगा। नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड एक तरह से मतलब एक कॉर्ड टाइप होता है, जैसे कि हमारी नर्व कॉर्ड होती है या बैकबोन देख लो, वो भी एक कॉर्ड है। वैसे नर्व हमारी एक नोटोकॉर्ड होती है। तो हमारे में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जब हम एम्ब्रियोनिकल एज होती है, एम्ब्रियो होता है, तब तक प्रेजेंट होती है हमारी नोटोकॉर्ड ह्यूमंस में। तो अभी ये याद रखिए कि नोटोकॉर्ड जो हमारी में नोटोकॉर्ड जो होती है डेवलप हो जाती है, आगे जाके कुछ और बन जाती है। वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आगे चैप्टर में बताऊँगी, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ट्रूली नोटोकॉर्ड मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो प्रेजेंट हो जिससे में नोटोकॉर्ड, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो वो होती है पॉलीफेरा में और इकाइनोडर्मेटा में। उसके बाद में अगला बेस आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक आता है हमारा कंप्लीट, एक आता है हमारा इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है एस्के हेल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक। अब ये जो ट्रेंड जा रहा है, ये एस्के हेल्मिन्थीज वगैरह, मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे आप एडवांस होते जाएंगे, ये जो फाइलम्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये एडवांस होते जाएंगे। तो कंप्लीट वाला एडवांस होगा या इनकम्प्लीट वाली चीज़ एडवांस होगी? कंप्लीट वाली होगी, ये तो कॉमन सेंस है। तो कंप्लीट वाली एडवांस होगी, और हमें पता है कि कौन है एडवांस, आगे वाले ग्रुप्स हैं। तो एस्के हेल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक सब के सब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते होंगे। हमारे में भी कंप्लीट ही तो होता है डाइजेशन, इनकम्प्लीट थोड़ी होता है। उसके बाद में एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, नाइडेरिया से लेकर कोर्डेटा तक होता है, ये अलग चीज़ है, वही समझ पड़िए। और उसके बाद में इनकम्प्लीट ये होता है नाइडेरिया में, टिनोफोरा में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में।
उसके बाद में आ जाऊँ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं बताऊँ तो इसको लेके भी आगे एक चैप्टर है ब्लड वाला, सर्कुलेशन वाला, ब्लड सर्कुलेशन, तो उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो अभी मैं बता देती हूँ सर्कुलेशन का मतलब, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा ब्लड से ही रिलेट कर पा रहे होगे अभी, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसको ही पढ़ना है, वो उसी के बारे में है। तो वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी इतना डिटेल में तो बताऊँगी नहीं क्योंकि अलग से चैप्टर बना हुआ है इसका, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि उसको थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ बता दूँगी, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सुनाई। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन मतलब हमारी बॉडीज़ के अंदर ना कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी, ऐसा तो है नहीं कि अभी मतलब ये हमारा हाथ है और इसके ऊपर से खून बह रहा है या कुछ भी खून की नदी बह रही है, ऐसा नहीं है ना। जो भी ब्लड अंदर ही अंदर चल रहा है। अब कैपिलरीज में बताऊँ, पतली पतली सी होती हैं, जैसे कि हमारा हाथ कट गया यहाँ से तो ब्लड तब आना बाहर होगा, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि हाथ कट गया। कैपिलरी एक पतली सी होती है बिल्कुल। कैपिलरी में अगर कैपिलरी में कट लग जाता है तो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है ह्यूमन बॉडी। अगर आप अभी मैं थोड़ा सा समझाऊँ, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है, कैपिलरीज कट जाएंगी तो फिर दिक्कत आएगी। जैसे कि एक बारी इसको भी करवा देती हूँ मैं थोड़ा सा विजुअलाइज। मान लीजिए ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है, ये हमारी कैपिलरी है, पतली पतली सी ट्यूब मान लीजिए, पतला सा पाइप मान लीजिए। ऐसे बहुत सारे पाइप्स हैं ह्यूमन बॉडी में। अभी मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कैपिलरी है, इसके अंदर ये ब्लड है। अब ये मत कहना कि मैम ब्लड ब्लू कैसे हो गया, ब्लड तो रेड होता है, तो कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो अगर इसमें हम कट लगा देंगे तो तब ब्लड बाहर आना चालू होता है, समझिए। तो ये होती है कैपिलरीज। अब जो ओपन वाला होता है उसके अंदर ये कैपिलरीज होती ही नहीं है, ठीक है। कॉकरोच में भी नहीं होती, कॉकरोच वगैरह में नहीं होती है प्रेजेंट ये कैपिलरीज वगैरह। और एक होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड जो सर्कुलेशन आप समझ सकते हो, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है अंदर हो रहा है तो उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। अब तो समझ आ गया। तो अब ये थे हमारे कुछ बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिए हैं। अब आपको नोट्स में देख ही रहा होगा मैंने पॉलीफेरा लिखा है, यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे डिटेल में एक एक करके हम फाइलम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं इसको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हो एसोनोमेर लिखा हुआ है, सेगमेंटेशन लिखा हुआ है। तो अब ये सब फीचर्स अभी हम पढ़ चुके हैं, अब हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पॉलीफेरा वगैरह पढ़ेंगे। अब डिटेल में हम फाइलम्स को लेकर चलेंगे और जल्दी से अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना दूँगी। कहीं भी कोई भी अगर ऐसा लगा कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए मेरी वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप बताएंगे तभी मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगी अपने अंदर। और बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। अब लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू।